नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका इस भेंट वार्ता में। आज बहुत ही खास मेहमान, बहुत ही खास नवाचार के साथ जिनका नाम जुड़ा हुआ है हमारे बीच आज स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपका परिचय हम करवा दें। आपका नाम है मोहम्मद रईस महमूदी मकरानी साहब और आपने एक ऐसा नवाचार किया है जो विज्ञान जगत में क्रांति ला देने वाला है, विज्ञान और तकनीकी को एक नई दिशा और नई सोच देने वाला है। और खास बात यह है कि ये सब चीज आपने सागर की सरजमी में रह करके किया है और इसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो आपसे ही हम मिलते हैं और आपसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये नवाचार क्या है और इस नवाचार का आविष्कार कहां से शुरू हुआ। क्या बताएंगे मोहम्मद रईस महमूदी साहब अपने इस नवाचार के बारे में आप? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस नाचीज को इस स्टूडियो में बुलाने का। अपने स्टूडियो में आकर के मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो भी मैंने नवाचार किया है, जो भी इनोवेशन कर रहा हूं, कि मेरे इनोवेशन हमारे स्टूडेंट बच्चों तक पहुंचे ताकि उनको भी इस बात की प्रेरणा मिले। एक्चुअली मैं बचपन से इस तरीके के कामों में लगा रहा हूं ताकि कुछ नया किया जाए अपने देश के लिए, आवाम के लिए, कि कुछ नया चीज मिले। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश के अंदर जो गाड़ियों से निकला हुआ कार्बन होता है उससे एक प्रदूषण फैलता है, उससे काफी बीमारियां भी फैलती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि डीजल पेट्रोल से जो कारें चल रही हैं, क्यों ना उसमें एक ऐसा फ्यूल बनाया जाए जो कि प्रदूषण भी ना फैले और सस्ता हो। तो इस तरीके की चीज मेरे दिमाग में आई तो मैंने सन 2011 में एक इनोवेशन शुरू किया था जिसका नाम था पानी से चलने वाली कार। उस पानी के माध्यम से और कार्बाइड के माध्यम से एक कार का इंजन मैंने डिजाइन किया, अल्ट्रेशन किया और उसके बाद उस पेट्रोल इंजन को पानी और कार्बाइड के माध्यम से चलाया गया, जिसके लिए जब मैंने उसमें काफी समय लगा, मुझे काफी साल लग गई काम करने में और मैंने उसकी सफलता पाई 2012 में और 2013 में इसको मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइल पेटेंट किया। इस तरीके का ये इनोवेशन है। जी रईस साहब, आपने बताया कि 2011 में ये सोच पहली बार आपके दिमाग में आई, क्योंकि दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कार्बन उत्सर्जन और विश्व के तमाम देश समिट करते हैं, बैठक करते हैं और इसका एक हल निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये बात सूझी कि कैसे पेट्रोल, डीजल और दूसरे जो कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका भंडार अपने देश में बहुत सीमित है, देश में क्या पूरे विश्व में बहुत सीमित भंडार हैं और बहुत पैसा खर्च होता है इनका खर्च वहन करने में, तो क्यों ना कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए और कोई ऐसा अल्टरनेटिव मॉडल लेकर के आया जाए, कोई ऐसी व्यवस्था लेकर के आई जाए ताकि इस समस्या से हम निजात पा सकें। तो इस तरीके से ये पूरी सोच आपके दिमाग में आई और 2013 में जाकर के ये सोच मुकम्मल हुई और आप सफल प्रयोग कर पाए। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये प्रयोग क्या था और अभी तक कितना सफल रहा ये प्रयोग? भाई देखिए, सफल के मामले में तो ये समझ लो कि मैंने ये इसको सर्च किया इसलिए कि अभी तक पूरे विश्व के अंदर जी ये कार पानी और कार्बाइड से चलने वाली कार का किसी का पेटेंट नहीं है, ये सिर्फ मेरा है जो मैंने इसको पेटेंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी और कार्बाइड से चलने वाली कार शायद विश्व की सबसे पहली मेरी कार होगी। अब ये देखिए, मैं तो एक छोटा सा इनोवेटर हूं, लेकिन मैंने अपने दिमाग से, अपनी हिकमत से जो ये मॉडल तैयार किया है, तो अब इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए अभी इसमें कई कार ऐसे बाकी हैं क्योंकि अभी तो ये पेटेंट प्रोसेस में है। अब जब इसको आगे बढ़ाया जाए तो देखिए क्या होता है, सीधा सीधा सरल मामला है कि एक कोई भी चीज बनाने के लिए थोड़ा सा जूम मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा पूरी स्टार्टिंग में जो भाप से चलने वाला जो इंजन था, तो किसी एक ऐसे छोटे इंसान ने बनाया था, हालांकि मैं उसे छोटा नहीं कहूँ, बहुत बड़ा कहूंगा, जिसने भाप से चलने वाला इंजन बनाया था। उसको प्रेरणा कहाँ से मिली थी ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। इस तरीके से आज वो इंजन जब बना तो आज पूरी दुनिया में उसके बाद कितनी बड़े स्पीड वाले इंजन बनने लगे। तो देखिए प्रेरणा वहां से मिली, पूरा सफर शुरू हुआ। तो बस इस तरीके से आगे बढ़ता है। ये तो मैंने एक वेश दे दिया है दुनिया के लिए, अपने देश के लिए एक वेश दे दिया कि अगर डीजल पेट्रोल नहीं मिलता तो पानी और कार्बाइड से चलाई जा सकती है कार, और ये अच्छा खासा एक विकल्प भी है और इससे प्रदूषण नहीं होगा। ये मैंने अपने दिमाग से जो अभी तक मॉडल बनाया ये आपके सामने है। तो अभी आप जो कार प्रयोग करते हैं उस कार में आप डीजल और पेट्रोल यूज नहीं करते हैं? उस कार में ना डीजल की जरूरत पड़ती है ना पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, पेवर पानी कार्बाइड से उस कार को चलाया जा सकता है। यानी ये जो ईंधन आपने तैयार किया है बहुत नया किस्म का ये ईंधन है, पानी और कैल्शियम कार्बाइड के प्रयोग से आपने तैयार किया है। जी जी जी। तो इसी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं
हैं। हाँ। और ये जो है आपके ही कारखाने में तैयार होता है? बिल्कुल, हाँ, मेरे कारखाने में तैयार होता, खुद तैयार करता हूं। आप किसी को सेल भी करते हैं, बेचते हैं, या सिर्फ अभी आप ही अपने तक? नहीं, अभी खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि अभी लंबी और ही प्रोसेसिंग है, ताकि इसकी मार्केटिंग की जाए, तो अभी इसमें काफी समय लगेगा, तो अपन उसके हिसाब से अभी लगे हुए हैं। तो एक चीज तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में, जैसे आपने कहा कि एक भाप से किसी व्यक्ति को प्रेरणा मिली कि वो कैसे इंजन बना सकता है, उसी प्रकार से आपके दिमाग में ये प्रेरणा कहां से मिली कि कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण एक वैकल्पिक ईंधन का स्थान ले सकता है? कहीं आपने कुछ देखा, ऐसा कुछ घटित होते हुए कोई प्रयोग आपके सामने ऐसा कुछ हुआ कि आपको लगा अरे ये तो विकल्प हो सकता है, जैसे बाकी प्रयोग हुए हैं दुनिया में? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, वो एक बुंदेलखंड में एक शेर बोला जाता है कि शेर के बच्चों को शिकार करना नहीं सिखाया जाता है। एक्चुअली है क्या, मेरे पापा मैकेनिक हैं और मुझे ये उनसे प्रेरणा मिलती है, और चूंकि मैं 7 साल का था तब से पापा के साथ हूं, और मैकेनिकगिरी का काम जब हाँ होता तो मुझे शुरू से ही ये शौक दौड़ा है। मैं 7 साल की उम्र से मैंने छोटे छोटे इनोवेशन करना शुरू कर दिए थे, तो ये दिमाग मेरा शुरू से चला है। और सन 2000 में मैंने एक स्कूटर, जो पेट्रोल से स्कूटर चलते हैं, उसको मैंने एलपीजी से चलाया था, ऑटो रिक्शा, कार। जिस सन 2000 में सागर के अंदर मैंने ये इनोवेशन कर चुका था मैं। तो वही चीज है कि अगर डीजल पेट्रोल नहीं मिलता है तो क्या कोई विकल्प है? बस उस विकल्प नहीं होने पर मैंने वहां से दिमाग शुरू किया कि नहीं यार, एक विकल्प और है, तो मैं अपने हिसाब से इसका रिसर्च करता हूं। तो वो था कैल्शियम कार्बाइड। मेरे पास जो कार थी, मैंने उसमें ये सारे सिस्टम लगा करके उसमें काफी लगा रहा कि भाई, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक सिद्धांत समझ लीजिए, कोई भी चीज का, कोई भी इंजन का, कोई भी मशीनरी का एक मैकेनिज्म होता है। इंजन को चाहिए ज्वलनशील पदार्थ। एक इंजन है, इंजन नाम है, लेकिन आपने सुना होगा एक इंजन होता है जो डीजल से चलाया जाता है, एक वही इंजन होता है जो पेट्रोल से चलाया जाता है, एक वही इंजन होता है जो मिट्टी के तेल से चलाया जाता है। देखिए प्रोसेस समझ लीजिए कि डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और मिट्टी के तेल से चलने वाला इंजन, सब में इंजन में पिस्टन होते हैं, रिंग होते हैं, क्रैंक होती है, कनेक्टिंग होते हैं, ये सारे सिस्टम होती है, लेकिन मैकेनिज्म हाँ, होता है, सबका होता है, लेकिन इनका जो अंदर आग लगाने की जो क्षमता होती है उसमें फर्क आ जाता है। कंबशन उसमें हेड पिस्टन की पूरी इस तरीके का उसमें बैलेंस बनाया जाता है ताकि उसमें डीजल जाए तो इंजेक्टर के द्वारा वो उस तरीके से चलेगा। हाँ, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इंजन और पिस्टन के बीच में एक ज्वलनशील आप चीज डालिए, चाहे मिट्टी का तेल, पेट्रोल या डीजल, उसे आग लगना है। आग लगने के बाद पिस्टन अपना मूव शुरू कर देते हैं। बस इसी तरीके से कैल्शियम कार्बाइड आपने देखा होगा, गैस वेल्डिंग की जाती है, उसमें आग निकलती है। बस वही चीज मेरे दिमाग में चली कि जब डीजल से गाड़ी चल सकती है, ज्वलनशील है, तो कैल्शियम कार्बाइड से क्यों नहीं चल सकती? बस इस तरीके से मैंने, हालांकि मैंने 3-4 इंजन भी बर्बाद कर दिए, काफी परेशान रहा, लेकिन बस ठानी ये थी कि नहीं, एक नया हटके फ्यूल में मुझे सफलता पाना है, और मैंने वो सफलता पाई। बस इस तरीके से मेरे ये दिमाग में बात आती गई, मैं आगे चलता गया। से अगर ठान ले इंसान तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, और आपने नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया, बस अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। और आपने एक ऐसे ईंधन का आविष्कार किया, एक ऐसे ईंधन की खोज की, एक ऐसा नवाचार किया जो वैकल्पिक ईंधन का स्थान ले सकती है। बहुत अच्छी बात है। और विज्ञान के विद्यार्थी की तरह बिल्कुल आपने ये एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट समझाया कि इंजन कैसे काम करता है और कैसे एक ज्वलनशील पदार्थ की जरूरत पड़ती है इंजन को स्पार्क देने के लिए और उसे कार्य रूप में लाने के लिए। जैसे विद्यार्थी जब अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको भी यही समझाया जाता है कि आप तथ्यों को रटिए मत, तथ्यों के पीछे के काम करने वाले सिद्धांत को समझिए, मैकेनिज्म को समझिए। अगर आप मैकेनिज्म समझ गए तो उस मैकेनिज्म के आधार पर दुनिया की किसी भी चीज को परिभाषित कर सकते हैं, खोज सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं आप। और बिल्कुल इसी सिद्धांत का आपने पालन किया। तो मेरे दिमाग में एक बात यह आ रही है, चूंकि आपके पिता भी पुश्तैनी रूप से मैकेनिक के इस पेशे में थे और 7 वर्ष से ही आप इन चीजों को देख रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, तो आपकी औपचारिक शिक्षा कहां तक हुई? क्या आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे? आपके दिमाग में ये सब बातें आना शुरू कैसे हुई? कोई औपचारिक शिक्षा आपकी विज्ञान में हुई है? देखिए, जहां तक विज्ञान की अगर बात करें तो एक्चुअली देखिए, मैंने पढ़ाई की है 12वीं क्लास तक जी। और पढ़ाई के साथ साथ जो एक मैकेनिकल की जो फील्ड मुझे मिली थी, देखिए एक अच्छी बात मुझे याद आ रही, हमारे जो स्टूडेंट बच्चे सुन रहे हैं वो भी इस चीज को जरा समझ ले। देखिए, इनोवेशन जो होता है, एक होता है साइंस और एक होता है नेचुरली। पहले मेरी बात को आप लोग बहुत दिमाग लगाइए, मैं क्या कहने जा रहा हूं। बहुत ही मुद्दे की बात है जो कि पूरे हमारे इंजीनियरिंग, जितने भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या साइंस में जो भी काम कर रहे हैं, इनकी बहुत ही मतलब की बात है। एक होता है नेचुरली और एक होता है साइंस। सबसे पहले ये समझ में, साइंस क्या है?
साइंस उसको कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ मौजूद होने के बाद उसी में से कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जो इंसान हित में, देश हित में, आदमी की जरूरत पे काम आने वाली चीज, उसको बोलते हैं साइंस। जैसे मिसाल के तौर पर गेहूं साइंस नहीं है, आटा साइंस नहीं है, रोटी साइंस है। गेहूं बोया गया, कितनी मेहनत की गई, फिर उसका गेहूं आटा बना, उसके बाद ये सब हो जाने के बाद आटा गूना गया, फिर तवे पे रोटी रखी गई, ये सब करते करते लास्ट में जो रोटी आई, ये साइंस है। तो इन सब चीजों के रहते हुए जो चीज बनाई जाए उसको लास्ट में उसको बोलते हैं साइंस। साइंस का सीधा सीधा सिद्धांत है, हर वो इनोवेटर वो चीज देखता है कि हमको नया क्या करना है, कि नया हम क्या करें। इसी तरीके से मैं भी एक नया क्या करें वाली सोच को लेकर के चला हूं। तो मेरी जो शिक्षा का सवाल है, तो शिक्षा तो अपनी जगह है, क्योंकि सबसे पहले समझ लीजिए मैकेनिक एक ऐसी चीज होती है कि मैकेनिक के पास 4-5 थ्योरी चलती है जो दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं। देखिए, एक होता है मैकेनिकल, एक होता है टेक्निकल, एक होता है इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, ये देखिए मैं 3 फील्डों पे बात कर रहा हूं और इसकी सबकी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, फील्ड होते हैं। लेकिन मैकेनिक एक ऐसी चीज होता है जिस मैकेनिक का पाला एक कार में या मोटरसाइकिल में तीनों चीजों से पाला पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर जब मैकेनिक के पास एक कार बंद आती है ना, तो मैकेनिक चारों थ्योरी से उसको देखता है। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले वो देखेगा कि इंजन घूम रहा है या नहीं घूम रहा, ये मैकेनिकल है। फिर उसके बाद देखेगा करंट उसमें आ रहा नहीं आ रहा, ये इलेक्ट्रिकल है ना। और उसके बाद करंट भी आ रहा, पेट्रोल भी आ रहा, फिर उसके बाद ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, फिर वो एक टेक्निकल, जिसको बोलते टेक्निक, अपनी टेक्निक से अलग से फ्यूल देगा, अलग से पेट्रोल देगा, ये सब चीजों से मिला करके वो कार को स्टार्ट कर देगा। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के मैकेनिक कोई मामूली चीज नहीं होता। मैकेनिक बहुत बड़ा दिमाग का मालिक होता है। जी जी। जो मैं, यानी मेरी उम्र है 48 साल, 7 साल से मैं इसमें लगा हूं, आप अंदाज लगा लीजिए 41 साल से मैकेनिकल, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैं काम कर रहा हूं। अब आ जाइए उसके बाद पढ़ाई का मामला। तो देखिए, पढ़ाई के लिए 12वीं मेरे लिए काफी थी, मैं आगे भी पढ़ना चाहता था, लेकिन नहीं, आज बुकें इतनी आ चुकी हैं, इंटरनेट में आप हर चीज देख सकते हो। मैं इंटरनेट पर भी अपनी पीएचडी करता रहूं तो इंटरनेट से भी देखता रहता हूं। बस इस तरीके से मैं एक साइंस का एक माहिर आदमी बनना चाहता हूं कि साइंस के हिसाब से मैं कुछ नया क्या कर दूं, ताकि हमारे देश के स्टूडेंट, हमारे देश के बच्चे इससे प्रेरणा हासिल करें। और मुझे भी बहुत मजा आता है जब मैं अपने इनोवेशन करके लोगों को, बच्चों को बताता हूं। 2 चीजें बताई मोहम्मद रईस साहब, एक तो साइंस और दूसरी चीज आपकी रह गई। हाँ, एक नेचुरली, एक होता है साइंस, एक होता है नेचुरली। नेचुरली देखिए वो है जो नेचुरली मतलब जो प्राकृतिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर जैसे जमीन है प्राकृतिक है, आसमान प्राकृतिक है, लेकिन इसी दुनिया में रह करके इसी से आपको वो चीज इकट्ठी करके बनाना जिससे कोई नई चीज बन जाए। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, ट्रेन बनी, हेलीकॉप्टर बना, हवाई जहाज बना, कार बनी, मोबाइल बना, इंटरनेट बना, ये जितने भी मैकेनिकल है, इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, ये बताइए किसने बनाई? ये आसमान से तो गिरी नहीं। ये इंसान ने बनाई। जी। इंसान इस धरती पे जब आया, धरती में सब कुछ मौजूद था। वही इंसान है जिसने हवाई जहाज बनाया, वही इंसान है जिसने ट्रेन बनाई, वही कंप्यूटर। तो एक्चुअली है क्या कि दुनिया में उसे सब मौजूद था, लेकिन उसी में से उसने एक नई चीज बनाई, उसको अपन ने साइंस बोल दिया। तो हर स्टूडेंट, हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि दुनिया में सब कुछ मौजूद है, वो अपना दिमाग लगाए कि हम नया क्या बना सकते हैं, वही तो साइंस है जी। और मिलेगा दुनिया में सब कुछ। साइंस की आपने अपनी परिभाषा दी, दुनिया में जो चीजें हैं उन चीजों को लेकर के कोई नया चीज बना देना जो इस दुनिया में नहीं है, और इस बीच में होने वाली जो पूरी प्रक्रिया है वही विज्ञान है। वही विज्ञान है, वही विज्ञान है। बहुत सरल शब्दों में आपने अपने विज्ञान की परिभाषा दी। निश्चित रूप से हमारे जो विद्यार्थी सुन रहे हैं वो नवाचार करने के लिए इस परिभाषा से जरूर प्रेरित होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और रईस साहब, पुनः हम आपके नवाचार की तरफ लौटते हैं। आपने जो नवाचार किया है उस नवाचार से और वर्तमान में जो पद्धति चल रही है कार चलाने की या इंजन चलाने की, दोनों में क्या फर्क आया है आपकी नजर में? कितना कम खर्चीला है आपका प्रयोग? भाई देखिए, खर्चे के मामले में तो आप ये समझ लीजिए कि पेट्रोल की अपेक्षा इसमें 50% का फर्क आता है जी। ये बहुत बड़ी बात है। अब चूंकि ये मेरा अपना करा हुआ इनोवेशन है, अब ये इनोवेशन जो मिल चुका है दुनिया और देश के लिए, अब इसको आगे बढ़ाने की, देखिए क्या है, एक बात और बता दूं मैं कि कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इनोवेशन 2014 में हुआ, अभी तक मार्केट में क्यों नहीं आया? देखिए, कई इनोवेटर ऐसे हैं देश और दुनिया में जिनके एक नहीं 100 पेटेंट होते हैं, और ये जरूरी नहीं कि आज इनोवेशन हुआ और कल उतर जाए। कई इनोवेशन ऐसे हैं जो 20-20 साल, 50-50 साल के बाद मार्केट में उतरते हैं। आज जो अपन ने बेस दे दिया है, इस बेस पे
आज नहीं तो कल ये एक दिन एक ऐसे रूप में उतरेगा ये फ्यूल जो कि बिल्कुल हटके होगा और पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस तरीके से इस फ्यूल का आगाज जब भी होगा बहुत बड़े पैमाने पे होगा और ये बहुत ही फायदेमंद होगा। मैंने तो विकल्प दे दिया पूरी दुनिया को। निश्चित रूप से आपने एक राह दिखाने का काम किया है मोहम्मद रईस साहब ने, और आज आपके द्वारा ये जो बेस, ये जो नींव रखी गई है, निश्चित रूप से ये नींव वैज्ञानिकों के लिए, तकनीकी शोधार्थियों के लिए एक खिड़की का काम करेगी जहां से वो आने वाले भविष्य की राह देख पाएंगे और क्या वैकल्पिक ईंधन का स्रोत होगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी बात आपने दुनिया के सामने रखी है। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने तो ये प्रयोग खुद के तौर पे स्वयं अपने कारखाने में किया, आप इसका धड़ल्ले से लगातार पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वर्षों से प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन आपका आना जाना भी बहुत से जगहों पे होता है। तो क्या जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो तकनीकी संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, भारत सरकार का जो तकनीकी मंत्रालय है, इन लोगों की तरफ से आपकी शोध को रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया, उसको मान्यता दी गई? क्या उनकी तरफ से कोई प्रयास किया गया आपके इस प्रयोग से, शोध से सीखने की, या फिर इसको और बड़े स्तर पर लागू करने की? इसमें देखिए ऐसा है कि मुझे बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में बुलाया जाता, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ जी, वहाँ मेरे प्रोग्राम हुए। कई जगह जैसे कि इंजीनियर डे मनाया जाता है ग्रुप द्वारा, अहमदाबाद, ऐसे प्रोग्राम, और कई ऐसी बड़ी बड़ी कॉलेजों में जहां मुझे ये सिर्फ लेक्चर देना पड़ता है प्रैक्टिकली कि इनोवेशन होता क्या है। तो ये तो अपनी जगह हो ही रहा है। और उसके साथ साथ मुझे विज्ञान मेले, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट सृजन पुरस्कार भोपाल में, ऐसे कई अवार्ड, करीब आज मुझे 18-20 अवार्ड मिल चुके हैं। ये अपनी जगह है। और साथ साथ ये भी बता दूं कि मेरा इनोवेशन अभी एक ही नहीं है, और भी इनोवेशन है, ये भी अपनी जगह। लेकिन साथ में मुझे विदेशी ऑफर भी मिला। मैं विदेश भी गया, चाइना सेंजोन शहर में रहा। उन्होंने ऑफर दिया, बोले वहां रहने का। मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं तो जो करूंगा इंडिया में करूंगा, आप इंडिया आ जाए, इंडिया में करेंगे बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मुझे अपने इनोवेशन को मेक इन इंडिया बनाना है, मेड इन चाइना नहीं बनाना, ये सब चीजों को लेकर के हुआ। उसके बाद दिल्ली से मुझे फोन आया, पीएमओ ऑफिस से फोन आया। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिए, अपना पेटेंट नंबर, ये वो सारी चीजें दी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं, तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। ये मैं सारे डॉक्यूमेंट दे चुका हूं। अब वो कब बढ़ेगा, क्या होगा, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे इनोवेशन अभी यहीं तक नहीं रुके। मैं अगला और एक और इनोवेशन उसके साथ साथ आप देख रहा हूँ। मोहम्मद रईस साहब, बात करेंगे आपसे हम। बहुत अच्छी बात है कि आपने तमाम जो आपके सामने ऑफर्स आए, प्रस्ताव आए, आपने उन सारे प्रस्ताव को तो देखा, लेकिन एक देश के प्रति जो आपकी भावना थी कि मेक इन इंडिया, आपको जो कुछ भी करना है उसमें इंडिया का तमगा लगे, इंडिया का नाम उसमें हो, इसलिए आपने उन प्रस्तावों को ठुकराया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित देने के लिए आप भारत में ही रहे और भारत के नाम से ही इस प्रोजेक्ट को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और आपने ये भी कहा कि आपके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे इनोवेशन है जो आगे भी आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं। क्या इनोवेशन है, क्या उसके बारे में बताएंगे? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि मेरे इनोवेशन अपने देश के स्टूडेंट, बच्चे उनको देखें। बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल जो है उस पे आप देखिए, मैकेनिक फ्रॉम मध्य प्रदेश के नाम से मेरे यूट्यूब पे वीडियोस डले हैं। उसमें देखिए ये जो कार बनी है, देखिए अब मैं कार की पूरी स्टोरी बनाऊं। ये कार जो बनी है, ये कार का नाम है पानी से चलने वाली कार। तो ये तो चल ही रही, लेकिन उसके साथ उसमें एक इनोवेशन और देखिए। क्या आपने कभी ऐसा सुना, मोबाइल से कार को चलाया जा सकता है, रोका जा सकता है, ब्रेक लगाए जा सकते हैं, क्लिच दबाया जा सकता है, स्टार्ट कराया जा सकता है? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ ये जरूर सुना होगा। एक कंपनी ने बगैर ड्राइवर से चलने वाली कार बनाई, ठीक है अपनी जगह। लेकिन यहां पर मसला ये आ रहा है कि आप देखिए यूट्यूब पर जो वीडियो चले, मैंने उसका फुल प्रेजेंटेशन दिया है। यही कार मैंने बगैर ड्राइवर से चलाई है, मोबाइल से, बाकायदा। मोबाइल मेरे पास रहेगा, स्मार्टफोन रहेगा, जिस चाहे मोबाइल से मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूं, क्लिच दबा रहा हूं, ब्रेक दबा रहा हूं और स्पीड दे रहा हूं और गियर डाल रहा हूं, गाड़ी चल रही है। ये आप बिल्कुल, यानी गाड़ी ड्राइवर के चल रही है, बगैर ड्राइवर के, और दूर से मोबाइल के कंट्रोल से। मोबाइल के कंट्रोल से। मोबाइल में क्या आप किसी कीज को नहीं प्रेस करते हैं? ये मैकेनिज्म दूसरा हो गया। क्या होता है कि मैंने गाड़ी के अंदर जो मोटर लगाई, देखिए फिर बात वही निकल कर आएगी, मैकेनिकल, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों चीजें दिमाग इसमें इस्तेमाल हुई। अब कैसे दिमाग इस्तेमाल हुए हैं देखिए, गाड़ी के अंदर मैंने एक मोटर लाई, डिवाइस को मोटर से कनेक्ट किया, उस मोटर में करंट दिया। उसके बाद जो मेरा मोबाइल नंबर है वो एक मैंने उसमें लगाई है, किसमें, गाड़ी में लगाई है। उस डिवाइस में जो लगी, डिवाइस में एक सिम लगी। सिम के बाद मेरे पास जो मोबाइल होगा, उस मोबाइल की निकलने वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी, यानी मैं मोबाइल कहीं पे भी लेके खड़ा हूं, ऐसा नहीं करीब हूं, अगर मैं आउट ऑफ इंडिया तो भी
मोबाइल से गाड़ी को स्टार्ट किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, दौड़ा जा सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बगैर ड्राइवर से चलने वाली कार यानी एक मोबाइल से चलने वाली कार का निर्माण यानी इनोवेशन कर देना, ये अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। इसमें मेरा जितना भी दिमाग, जितनी भी सोच, जितनी भी मेहनत है, मैंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत इसमें थोप दी थी, तब जाकर के एक बगैर ड्राइवर से चलने वाली कार, उसी इनोवेशन के साथ साथ मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों, मेरी तो एक सोच है कि मुझे कुछ नया करना है। बस मेरे दिमाग में आ गई कि अगर किसी ने बगैर ड्राइवर से चलने वाली कार बनाई है, बनाने की कोशिश कर रहा है, बस मैं उसमें जुड़ गया और मैंने बनाकर प्रेजेंटेशन सामने दे दिया। एक मोबाइल से कार कैसे चलेगी, कैसे रुकेगी, कैसी होगी, आप YouTube पे देख सकते किस तरीके से मैंने उसको मॉडल को तैयार किया। तो अभी मैं यहां रुका नहीं हूं, अभी इसके बाद और एक और इनोवेशन है जो कि मैं उसमें काम लगाए हूं, उसमें पूरा प्रयासरत हूं कि उसके साथ साथ ये गाड़ी रोड के साथ साथ पानी पे भी दौड़ेगी, जिसका काम मैं 60% कर चुका हूं। इस तरीके के इनोवेशन पे इनोवेशन मेरे दिमाग में आते हो, मैं करता रहता हूं। निश्चित रूप से ये आज के विद्यार्थियों के लिए, जो भी विद्यार्थी हैं और उनके दिमाग में कोई विचार नहीं आता, कोई नया सोच नहीं आता, कोई नया आइडिया नहीं आता, वो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे आप के दिमाग में कोई बात आती है और आप बस जुट जाते हो उस अभियान को सफल करने में, पूरा करने में, और आप अपने जज्बे के बल पे, इच्छा शक्ति के बल पर उसे फलीभूत भी कर पाते हैं, पूरा भी कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे और एक तरह से जो खासकर विद्यार्थी हैं उनके लिए चंद विचार आपके मुख से हम चाहेंगे कि आप दें कि आप उन्हें क्या प्रेरणा देंगे। एक विद्यार्थी जो साइंस की पढ़ाई कर रहा है या किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है, अगर वो इनोवेशन कुछ करना चाहता है, आज तमाम इनोवेशन की बात हो रही है, नया करने की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, स्किल इंडिया की बात हो रही है, कौशल विकास की बात हो रही है, तो कैसे वो नवाचार की तरफ कदम बढ़ाए और उसे सफल कर दिखाए? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा अपने स्टूडेंट बच्चों से जो इस लाइन में डले हैं, पूरी दुनिया तरक्की करती है इनोवेशन से, और इनोवेशन इंसान ही करता है, तब जाकर के दूसरे लोग इसका फायदा उठाते हैं। और ये वो फील्ड है, जैसे आपने देखा होगा हमारे देश के महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम साहब, उनकी जीवनी को भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। आविष्कार करने के लिए बहुत कुर्बानियां देना पड़ती हैं, लेकिन ये कुर्बानियां एक दिन रंग लाती हैं। जैसे नाम सुना होगा APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने देश के लिए कितना बड़ा इनोवेशन करके दिया। अब इसके पीछे इतनी बड़ी कुर्बानियां होंगी, तो एक छोटा सा शेर के साथ साथ इस बात को समझ लेना। किसी ने ये बात बड़े अच्छे ढंग से समझाई, क्योंकि शायरी के अंदर एक लॉजिक, एक इनोवेशन छुपा होता है। मुझे बुलंदी पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। मेरे स्टूडेंट साथियों, भाइयों, मेरे छोटे छोटे जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहा हो, एक बात याद रखना, इनोवेशन बहुत कठिन होता है, लेकिन इनोवेशन बहुत सरल भी होता है। अगर आपको माध्यम सही मिल जाए तो इनोवेशन करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बस मार्गदर्शन देने वाला आपको वेश भर बता दे। जैसे मिसाल के तौर पर हमको अगर झांसी जाना, हम चौराहे पे खड़े, कोई एक तरह से जूम बता दे कि आपको लेफ्ट से सीधे जाना है, हमको वो रास्ता आसान हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आज वो इस तरीके की बात कर रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत मतलब की होगी, क्योंकि मैं उससे फायदा उठा चुका हूं। इनोवेशन में एक चीज पकड़ लीजिए सबसे पहले, जो हर जगह काम आती है, उसको बोलते हैं टैक्ट। टैक्ट की परिभाषा में समझ दो। देखिए, एक होता है टैक्ट, और टैक्ट से टेक्नोलॉजी बनती है, ध्यान रखना। मिसाल के तौर पर टैक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको सबसे बड़ा विज्ञान उस टैक्ट में छुपा हुआ है। तो टेक्निकल बंदा है ये। जैसे मिसाल के तौर पर समझ लीजिए, आज आप होगा कहीं कोई पारिवारिक कोई मसला बिछ जाता है, और उस मसले को जब नहीं, देखिए मैं एक साइंस को और टैक्ट को पेश कर रहा हूं, समझ लीजिए, बुंदेलखंड भाषा में, अपनी भाषा में, मात्र अपनी जो इंडियन भाषा है उसमें मैं समझा रहा हूं। टैक्ट इतने बड़े आविष्कार का नाम है जो कि आदमी के बहुत जल्दी जहन में आ जाता है। अब इसको समझिए कैसे है ये। आपने देखा होगा हमारे परिवार में या रिश्तेदारी में कोई ऐसा मसला बिछ जाता है, तो हर आदमी अपने अपने स्तर पर सुलझाता है, या बोलता है यार तू सुलझा दे, या वो, ये एक कॉमन में बात कर रहा हूं, ये चलता रहता है मसला। और एक्चुअली वो क्या होता है, कई लोग उसमें जब विफल हो जाते हैं, कोई एक शख्स होता है जो उसमें पास हो जाता है, तो लोग उससे एक सवाल पूछते हैं, भाई तुमने ऐसा क्या किया कि ये बंदा मान गया या ये काम हो? बंदा मालूम क्या बोलता है, जो हमारी अपनी भाषा में बोल रहे हैं अपन, इसको समझ लो। वो बंदा ये बोलता, मैंने अपनी टेक्निक से, पारिवारिक मामला था, अब इसमें टेक्निक और साइंस कहां से घुस गई? बात ये नहीं थी, उसके पास अच्छी टेक्निक है ये करने की। ये टेक्निक ही में सारा राज छुपा है। टेक्निक क्या होती है? अब टेक्निक के पीछे होता क्या है, जो भी बात बोली तो वो उसने उसकी टेक्निक से बोली, तो एक्चुअली होता क्या है, वो टेक्निकल
सामने वाले की उसने उस बंदे के वो जानता था, ये कहाँ रहता है, क्या कमाता है, क्या बिजनेस करता है, इसकी सोच कैसी है, इसकी रिश्तेदारी कैसी, उसने पहले उसके बारे में। तो ये मैकेनिकल आविष्कार वाला जो काम है, साइंस का जो काम है, इसमें सबसे पहली बात मशीनरी की मैकेनिज्म को समझना। अगर आप मैकेनिज्म किसी भी चीज का समझ लिया, इनोवेशन बहुत स्पीड से होंगे। बस इनोवेशन में सबसे मेन चीज टेक्निक। हमारे स्टूडेंट बच्चों के लिए इनोवेशन में अकेला टेक काम नहीं आएगी। ये टेक्निक वो चीज है जो कि हर चीज में काम आएगी। बिजनेस में आएगी, पारिवारिक मामलात हैं उसमें आएगी, काम धंधे में आएगी, जितने भी मामलात हैं उसमें ये टेक्निक लफ्ज है। तो आप और इसमें मंथन करिए, टेक्निक से ही सारी टेक्नोलॉजी दुनिया की बनी हुई है। बहुत ही रोचक तरीके से और अपने तरीके से आपने टैक्ट और टेक्नोलॉजी, टेक्निक के मतलब को आपने समझाया। और विज्ञान और नवाचार का आधार यही टैक्ट है, यही टेक्नोलॉजी है जिसके आधार आप नवाचार कर सकते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपने भविष्य में वैकल्पिक ईंधन की आवश्यकता को महसूस किया, इसलिए आप कूद पड़े इस मिशन को पूरा करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं, प्रोजेक्ट हैं जो अभी पाइपलाइन में है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके इस प्रयोग की, नवाचार की बहुत चर्चा हुई है, तमाम सम्मान भी आपको प्राप्त हुए। हम बहुत आभारी हैं आपके मोहम्मद रईस महमूदी मकरानी साहब कि आप हमारे श्रोताओं के बीच उपस्थित हुए, आपने इस भेंट वार्ता के लिए वक्त निकाला। बहुत शानदार अनुभव रहा आपसे बात करने का। आपका धन्यवाद अदा करते हैं और बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी प्रयोगों के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।